हवी फक्त उन्मुक्त निर्माण शक्ती, नवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद वृत्ती. आताच्या या व्यासपीठावर सन्मान्य बलवीरजी पुंज यांचं आगमन झाले. सहर्ष टाळ्यांमध्ये आपण आदरणीय सरांचं स्वागत करूया. इस प्रोग्राम का उद्देश्य है आकार मिशन ऑफिसर्स फॉर इंडिया. विदर्भ भारत का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें टैलेंट है, हुनर है, यंगस्टर्स में जुनून है, लेकिन सुविधाएं, वातावरण, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छी क्वालिटी फैकल्टीज, इन सारी कमतरताओं की वजह से ज्यादा स्टूडेंट यहां से ऑफिसर नहीं बन पाते. लेकिन आकार ने 2009 से ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया और आकार के माध्यम से 450 एंड अबाउट स्टूडेंट्स देश और राष्ट्र और महाराष्ट्र के भीतर ऑफिसर्स और अन्य पदों पर सिलेक्ट हुए हैं. धर्मी गुंज जी से, ऑनरेबल सर से मैं उनको बताना चाहता हूं कि विदर्भ की ये भूमि बहुत ही होनहार भूमि है, जहां से बहुत अच्छे बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं. सिर्फ उनको चाहिए एक हेल्प जो एक अच्छे ऑफिसर बनने के लिए उनके काम में आए. ऑनरेबल सर का आकार फाउंडेशन के वती से सत्कार समारंभ से पहले मैं ऑनरेबल सर आरपी सिंह सर और सोमदत्त सर से भी निवेदन करूंगा कि मां सरस्वती का पूजन और दीप प्रज्वलन करें. आदरणीय सर, आदरणीय गडकरी सरांचं पण इथे आगमन झाले. आपण सहर्ष टाळ्यांमध्ये सरांचेही स्वागत करू. आता बंदीमुळे आपण इथे घेऊया. हात जोडून सर्वांनी दीप प्रज्वलन होत आहे. सोमदत्तजी पत्रकार आहेत, राज्यसभेचे सध्या विद्यमान सदस्य आहेत व त्यांची विद्वत्ता या राष्ट्राच्या समृद्धीमध्ये त्यांचं योगदान प्रचंड मोठं आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले आदरणीय नितीनजी गडकरी सर, आदरणीय नितीनजी गडकरी सरांच्या माध्यमातून आजपर्यंत 500 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचं पूर्णतः पुनर्वसन केलं गेलं. जवळपास 2000 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष सहाय्य केलं गेलं व अनेक विद्यार्थ्यांनाही ते सहाय्य करतात. आणि गरीब विद्यार्थ्यांसाठी झटणारी यंत्रणा म्हणूनच आदरणीय निखिल गडकरी सर आज या व्यासपीठावर आले. त्यांचंही आपण सहर्ष टाळ्यांमध्ये इथे स्वागत करू. आरपी सिंग सर यांचंही प्रचंड मोठं योगदान आहे. सर सीईओ एमडी आहेत ज्ञानटेक फाउंडेशनचे. सरांचंही आपण इथे स्वागत करू. त्यानंतर आपल्या परिवारातील यांचंही इथे स्वागत. सन्मान्य बलवीर सन्मान्य सरांचं सत्कार इथे आकार फाउंडेशनच्या वतीनं आयोजित केला जातोय. त्याआधी आकारची प्रार्थना पहिलं वाक्य. नव्या वैभवाचीच स्वप्ने सजावी, मणिहास्य लेवून मुक्ती जगावी, अविभक्त उन्मुक्त निर्माण शक्ती, नवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ती,
जरी एक अश्रू पुसायास आला, तरी जन्म काहीच कामास आला. जरी अश्रू विस्फोट होऊन सजला, तरी जन्म काहीच कामास आला. हवी फक्त उन्मुक्त निर्माण शक्ती, नवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ती. देशातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत देश, त्या भारत देशातलं वरिष्ठ सभागृह राज्यसभा व त्या राज्यसभेचे विद्यमान सदस्य सन्माननीय मलवीरजी कुंज सर आपल्याला इथे मार्गदर्शन करायला आले. मी आधार फाउंडेशनच्या वतीनं सोमदत्तजी व आरपी सिंग सर यांना विनंती करेल की आदरणीय सरांचा इथे यथोचित सत्कार करावा व सन्मान करावा. त्यानंतर निखिलजी गडकरी सर यांचंही इथे स्वागत आम्ही आधार परिवाराच्या वतीनं करतोय. सोमदत्तजी यांना विनंती आहे. आरपी सिंग सर यांचं स्वागत. सोमदत्तजी यांना नम्र विनंती आहे. सोमदत्तजी यांचं स्वागत मी स्वतः करतो. Someone says that जो कल बदला था वो आज बदलेगा. ऑनरेबल बलवीर जी कुंज जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमें संबोधित करें. ऑनरेबल सर. इस संस्थान के मुख्य कर्ता धर्ता रामबाग जी, सोमदत्ता जी, दिल्ली से तो मैं आया हूं, पर इन सब कार्यक्रमों की रचना करने के लिए जो मुंबई से अपने सहयोगी श्री आरपी सिंह जी और निखिल गडकरी जी और इस सभागार में भारत का भविष्य ऐसे, अब मैं बच्चे तो नहीं कहना चाहता, मेरी प्रथम प्रतिक्रिया थी बच्चे कहने की, पर युवक और युवतियों, आप सबको मेरा नमस्कार. ईश्वर ने चाहा तो शायद अगली मुलाकात कभी हो तो आप में से कई लोग कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे होंगे या सचिवालय में बैठे होंगे और शायद अपनी अगली मुलाकात आप लोगों से वहां पर. एक बड़ी पुरानी कहावत है
Don't give a hungry man a fish. Teach him how to catch a fish. और ये जो राम जी का संस्थान यहाँ पे काम कर रहा है, ये आपको मछली नहीं दे रहा है, भोजन नहीं दे रहा है आपको। आप स्वयं अपने लिए पूरा जीवन भोजन की व्यवस्था कर सकें और दूसरों के लिए भी कर सकें, ये उसका प्रबंध कर रहा है। मैं मानता हूं कि पिछले 60 वर्षों में जो सबसे बड़ी त्रासदी और हम लोगों की देश के नाते असफलता रही, वो शिक्षा के क्षेत्र में। अपनी जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो व्यवस्था अंग्रेजों ने जमाई थी। लॉर्ड मैकॉले करके एक थे, आप लोग कई लोग नेट चलाते होंगे तो नेट खोल के मैकॉले का नाम देखिएगा, और उसमें उनका 1836 का एक मिनट अर्थात अपनी बात को जहां पे रखा उन्होंने, एक पेपर है उनका कि भारत में शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा, मेरे पास एग्जैक्ट कोट नहीं है वो, पर उन्होंने कहा कि शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे आदमी का शरीर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, रंग जैसा है भगवान ने वैसा ही रहेगा, पर उसकी मानसिकता पूरी तरह अंग्रेजों की तरह, हमारे देश के लोगों की तरह हो जानी चाहिए। और उस पर वो सफल भी रहे। पर आजादी के बाद बदलना चाहिए था, नहीं बदला। और अगर बदला तो पहले अगर शिक्षा पद्धति खराब थी, देश के हित में नहीं थी, पर उसका जो लक्ष्य था, ऑब्जेक्टिव था, उसको तो प्राप्त करती थी। अर्थात उन्होंने पूरी की पूरी और ऐसे लोगों की तैयार की जो रंग से काले थे, या भूरे थे, ब्राउन थे, ब्लैक थे, पर उनका पूरा का पूरा थिंकिंग अंग्रेजों की तरह। आजाद भारत ने उसमें परिवर्तन तो किया, पर परिवर्तन कैसा, उसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, तो अक्सर लोग मेरे पास नौकरी के लिए आते, पीपल कम टू मी फॉर जॉब्स, एंड व्हाट इज द टिपिकल सिनेरियो? इन द मॉर्निंग द चौकीदार विल कम एंड टेल मी कि सब 5-6 लोग लड़के बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं क्यों मिलना चाहते हैं, पर मिलना तो चाहिए। तब बाहर जाते हैं, नमस्कार जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताएंगे, हम बिहार के छपरा से आए हैं, यूपी के सुल्तानपुर से आए हैं, हरियाणा के रोहतक का झज्जर से आए हैं, तो आसपास के जो राज्य हैं वहां के लोग साधारणता होगी। और सबकी उम्र होगी कोई 25 साल, कोई 22 साल, कोई 26 साल, कोई 27 साल, 30 से नीचे होते हैं। तो हाँ भैया क्या चाहिए? सब नौकरी चाहिए। क्या काम करोगे? आप जो भी कहेंगे करेंगे, आप काम बताइए, आपको करेंगे, पर नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। ड्राइवर का काम जानते हो क्या? नहीं साहब, ड्राइवरी तो कभी नहीं की। क्या कुक का काम, रसोई का काम कर सकते हो? तो वो दाल चावल थोड़ा बहुत बनाना आता है, बाकी तो हमको नहीं मालूम। भैया बगीचे में माली का काम कर सकते हो? नहीं साहब, ये काम वाम करना होगा, खेती बाड़ी तो हम अपने घर पे कर देते। भाई प्लम्बर का काम कर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हो? नहीं, हम इनको जानते हैं। तो भाई तुम क्या करोगे?
जो आप कहोगे। उनको काम नहीं चाहिए, उनको केवल नौकरी चाहिए। और ये पिछले 60 सालों में हमने मानसिकता विकसित की है। समस्या अनएम्प्लॉयमेंट कितनी नहीं है, बेरोजगारी की नहीं है। आरपी सिंह साहब मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, बहुत साल अमेरिका में रहे। वो कल कह रहे थे मेरे को कि अमेरिका में चुनाव होते हैं तो जॉब से बिग इशू, भारत में जॉब जो है वो उतना बड़ा इशू नहीं चुनाव में होता। क्या कारण? कारण ये है कि भारत में काम की कमी नहीं है, नौकरियों की कमी है। लोग काम नहीं करना चाहते, उनको नौकरी चाहिए। मैं एक और अपना उदाहरण देता हूं आपको। मेरे एक मित्र नवभारत टाइम्स पटना एडिशन के एडिटर इन चीफ हो गए। तो बिहार में बाकी जगह भी चलता है, पर बिहार में कुछ ज्यादा ही चलता है, पैरवी से काम करवाना, सिफारिश से काम करवाना। तो उनके कोई दूर के रिश्तेदार लड़की थी, वो आई उनके पास, कहा चाचा जी मेरे हस्बैंड को, मेरे पति देव को कोई काम नौकरी दिलवा दीजिए, बहुत दिक्कत में हम लोग। उन्होंने जनरल मैनेजर से कह के उनको प्रेस में काम दिलवा दिया। महीने एक बाद वो आए, पति पत्नी दोनों पैर वैर हुए, कहा चाचा जी ये तो शरीर से कमजोर है थोड़े, प्रेस में तो न्यूज प्रिंट के बंडल उठाने पड़ते हैं, तो ये काम के लिए कठिन है। उनको भी लगा कि थोड़ा काम कठिन होगा इनके लिए। उन्होंने जनरल मैनेजर से बात की। जनरल मैनेजर ने कहा कि मैं उनको ऑफिस में, अपने ऑफिस में प्योन रख लेता हूं, हल्का काम है, चाय पिलाना, माइले से शुगर लेके जाना, बाकी तो कब प्योन तो होता नहीं। 1.5-2 महीने बाद फिर आ गए, चाचा जी ये तो कोई नौकरी नहीं हुई। क्या हुआ? सवेरे 9 बजे जाना पड़ता है और जनरल मैनेजर साहब तो कभी 7 बजे जाते हैं, कभी 8 बजे जाते हैं, जब तक वो नहीं जाते तब तक ये नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा है नौकरी है तो काम तो करना पड़ेगा। कहा हम तो आपको अपना समझ के आए थे, हमको नौकरी चाहिए थी, काम तो हमारे घर पे बहुत करने के लिए है, काम तो हमारे घर पे बहुत है। तो नौकरी और काम के बीच में जब तक ये दूरी रहेगी तब तक भारत संपन्न नहीं हो सकता। क्योंकि आज का विषय था एक समृद्ध भारत का संकल्प, और आप सब लोग सिविल सर्विसेज के लिए जाने वाले हैं, तो इसलिए ये जो काम और नौकरी के बीच की खाई है, जो दूरी है, वो समाप्त होनी चाहिए। जिस दिन वो समाप्त हो जाएगी, भारत का जैसे यहाँ पे आप लोगों से बातचीत करने के लिए बुलाया है, वैसे अलग अलग जगह पे मुझे कार्यक्रमों के लिए लोग बुलाते हैं। और राजनेताओं के बारे में तो एक और धारणा हो गई कि राजनेता जो है वो कभी भी किसी भी विषय पे बोल सकते हैं। इस देश में 2 ही लोग विशेषज्ञ हैं जो हर विषय पे बोल सकते हैं और अधिकार से लिख सकते हैं, चाहे जानकारी विषय की हो या ना हो। एक राजनेता और दूसरे पत्रकार। और बदकिस्मती से मेरे पेशे में दोनों ही शामिल हैं। तो मैं कह रहा था कि इसी तरह के एक मैनेजमेंट स्कूल में मेरे को भाषण देने के लिए बुलाया, और उससे पहले मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था कि राजनेता को हर जगह बुलाते हैं। तो बॉम्बे का मुझे याद है कि हमारे एक मित्र हैं, पुरानी बात हो गई, उनको सवेरे तो शराबबंदी के
सम्मेलन का उद्घाटन करना था और शाम को 5 स्टार होटल में बार का उद्घाटन करना था। वो दोनों जगह बड़ी ईमानदारी से बोल रहे। और एक हमारे और मित्र थे, उनको सवेरे परिवार नियोजन कैंप का उद्घाटन करना था और शाम को मेटर्निटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था। तो राजनेता जो है वो सभी विषय पे बोलते हैं। तो हमको भी एक अच्छा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उनका कन्वोकेशन था, भाषण देने के लिए बुला लिया। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने अपने भाषण में बड़े गर्व से बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है कि पिछले वर्ष 200 लोग यहां से पास होकर निकले थे। उसमें से 70-80 तो रिजल्ट आने से पहले ही अच्छी इतनी 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए साल के पैकेज पे चले गए और अगले 40-50 वो रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर इतने चले गए और 3 महीने के अंदर सब के सब इतने पैकेज पे चले गए और पूरी की पूरी मार्केट में एब्जॉर्ब कर गए। स्वाभाविक था, ताली बजी, लोग प्रसन्न हुए कि इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट है, सबको नौकरी दिलाती है। तो मैंने उनको बधाई दी कि बहुत अच्छा है। पर मैंने कहा मेरे को ज्यादा खुशी तब होती अगर आप ये भी बताते कि 200 लोगों में से 50 लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपने उद्योग और धंधे जाके स्थापित किए और इतने सारे लोगों को नौकरी दी। अगर हर व्यक्ति की मानसिकता नौकरी मांगने की रहेगी और नौकरी देने की नहीं होगी तो देश समृद्ध नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योग करने समर्थ होना चाहिए। देश में नौकरी करने वालों की आवश्यकता है पर देश में नौकरियां पैदा करने वालों की भी जरूरत है। मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। आप समृद्ध भारत की कल्पना करते करना है और विवेकानंद जी के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोग जानते हैं विवेकानंद जी के बारे में? थोड़ा हाथ ऊंचा उठना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। और कितने लोग जानते हैं कि विवेकानंद जी का असली नाम क्या था? जरा जोर से बोलिए, जानकारी है सबको बताइए। विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? समझ में नहीं आया? 1800 नहीं, 12 जनवरी तो हो गया। ये कौन सा था? हाँ, 1863 उनका जन्म हुआ और जब वो 30 साल के थे तो अमेरिका शिकागो में वो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी। अंग्रेजी में बोले, एक्सटेम्पोर बोले। वो भाषण नेट पे भी उपलब्ध है, कोई 500-600 शब्दों का भाषण है, बहुत बड़ा नहीं है पर एक एक शब्द उसका ऐसे निकला है जैसे कि वर्षों की तैयारी। वो वर्षों की तैयारी नहीं थी, विवेकानंद जी के पिछले कई जन्मों की तैयारी थी। और फिर 1897 में वो चेन्नई आए जब उनकी उम्र करीब 34-35 साल की होगी और चेन्नई में उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ और
स्वागत करने वाले अधिकांश लोग जो थे वो आस्थावान हिंदू थे। और जब विवेकानंद जी को भाषण देने के लिए कहा गया तो उनकी अपेक्षा थी कि अध्यात्म में भाषण देंगे, ईश्वर से कैसे मिलें इसका कोई रास्ता बताएं। और विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया वो सबको चौंकाने वाला था। एक तो उन्होंने कहा कि इस देश का जो जन है वही ईश्वर का रूप है। आपको नारायण को खोजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने आसपास देखिए, हर दुखी व्यक्ति नारायण का अवतार है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप कई देवी देवताओं को मानते होंगे। ये है 1897 की बात, 1897। आप कई देवी देवताओं को मानते होंगे। आज आप जाइए और उस देवी देवता के सामने हाथ जोड़ के कहिए कि हे देवी देवता, तुम 50 साल के लिए सो जाओ, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना अगले 50 साल तक नहीं कर सकता। मुझे केवल एक ही देवी की पूजा करनी है अगले 50 साल, वो देवी है भारत माता। और विवेकानंद जी ने कहा अगर तुम ये सब करोगे तो 50 साल में भारत के बंधन कट जाए। ये कब कहा विवेकानंद जी ने? 1897। और देश कब आजाद हुआ? कितने साल हुए? बीच में कितने साल हुए? 50 साल। विवेकानंद जी ने 1897 में कहा था कि आप भारत माता की पूजा करो, 50 साल के अंदर भारत माता की बेटियां कट जाएंगी। और 1947 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। विवेकानंद जी ने जो महान काम किया, अपनी संस्कृति सभ्यता का जो परचम पूरे विश्व में लहराया, वो तो मेरी उम्र के नहीं थे। He was not of my age, he was of your age। 30 साल की उम्र थी। बड़े काम युवा ही कर सकते हैं। नई सोच होती है, नई ऊर्जा होती है, और बड़े काम करने की जिम्मेदारी भी आप ही लोगों की। विवेकानंद जी ने एक बात और की। क्या कहा था? मैंने जीवन में जो काम करना था वो काम मैंने कर लिया, और मैं 40 से ऊपर नहीं जीऊंगा। मैं 40 से ऊपर नहीं जीऊंगा। और सच में 39 पार किए, 40 तक पहुंचे नहीं, और वो स्वर्ग से खा गया। विवेकानंद जी से हम सब लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं अगर अपनी बात आप लोगों के दिल में उतार सकता हूं तो आप लोगों को निवेदन करूंगा, उनके शिकागो वाले भाषण को कंठस्थ करें। बहुत कठिन नहीं है, बहुत छोटा भाषण है। नहीं कर सकते तो कम से कम 3, 4, 5, 6 बार उसको जरूर पढ़ें। नेट के ऊपर वो उपलब्ध है। हम लोग संपन्न भारत की बात करते हैं। मित्रों, भारत तो सैवी संपन्न था। हम लोगों को जानकारी नहीं। मैं यहां पे राजनीति की बात नहीं करना चाहता, पर एक उदाहरण मुझे देना होगा आपको अपनी बात समझाने के लिए। दिल्ली में उद्योगों का एक संगठन है, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज।
ये एक शीर्ष संस्था है, टॉप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। पिछले साल उसका एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी गए। मैंने हमारे नेता कहा, इस पर आपत्ति तो नहीं किसी को? आपत्ति हो सकती है और वाजिब होगी। तो उन्होंने भाषण में कहा, फॉर 3000 years, India has suffered a Hindu rate of growth. मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने भाषण में कहा, फॉर 3000 years, India has suffered Hindu rate of growth. Under the UPA, it is enjoying European rate of growth. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ दो है। एक तो उन्होंने कहा कि 3000 साल तक भारत बहुत गरीब रहा और एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, बड़ा ग्रोथ रेट कम, विकास की दर कम। क्यों? क्योंकि ये मूलतः एक हिंदुओं का देश है, इसलिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और दूसरा उन्होंने कहा, अब हम लोग यूरोपियन रेट ऑफ ग्रोथ एंजॉय कर रहे हैं, अर्थात यूपीए की कृपा से। अगर सबसे स्टूपिड और इग्नोरेंट स्टेटमेंट देने का कोई नोबेल प्राइज होता तो राहुल गांधी जी को इस स्टेटमेंट के लिए मिलना चाहिए। उनको इतिहास का ज्ञान नहीं, उनको अपने देश के बारे में जानकारी नहीं, वो अपने देश को नहीं समझते, अपनी संस्कृति को नहीं समझते। अगर समझते होते तो इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते। मित्रों, मैं इस विषय पे बोलते हुए भावुक हो जाता हूं, क्योंकि ये भारत माता का अपमान था। इन शब्दों में जहर था, अज्ञानता थी। भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति था। दो अर्थशास्त्री जिनको विश्व सम्मान करता है, एक इंग्लैंड के हैं और दूसरे बेल्जियम के। एक का नाम मेडिसन, एंगस मेडिसन, ANGUS MADDISON। आप अगर इसको टाइप करेंगे नेट पे तो आपको जानकारी मिलेगी। दूसरे बेल्जियम के थे पॉल बारूच। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने पूरे विश्व की 1500 साल का आर्थिक इतिहास निकाला, खोज की, और जो खोज के परिणाम आए उसको पूरे विश्व ने रिकॉग्नाइज किया है, किसी ने चैलेंज नहीं किया। एक्सेप्टेड सेटल्ड फैक्ट्स है वो। और उन्होंने कहा, दोनों की स्टडीज में, मैं रफली आंकड़े बताता हूं, बाकी आप लोग जब नेट पे जाएंगे तो निकाल सकते हैं जानकारी। 11वीं 12वीं शताब्दी तक पूरे विश्व के जीडीपी में भारत का योगदान 30% से अधिक, चीन का भी 30% से अधिक, और बाकी सारे विश्व का 30-35%। इंडिया was the top economic power in 11th, 12th and 13th century. Up to the 18th century, India's share in the world GDP was more than 25%, 26% के आसपास। अगर आप जो लोग विश्व से भारत में आए, चाहे मार्को पोलो हो
या उसके बाद अल ब्रूनी हो, ऐसे दसियों बीसियों लोग आए। उन सबके कोई विवरण पढ़े भारत के अंदर कैसी आर्थिक संपन्नता थी 18वीं शताब्दी तक। जब 18वीं शताब्दी की बात करता हूं तो भारत का जीडीपी में शेयर 26% था। इंग्लैंड और अमेरिका का मिला के 2% था। इंग्लैंड और अमेरिका पुट टुगेदर 2%। आज उन दोनों का 41% शेयर है और हमारा 2% से कम है। आप कौन से 3000 साल की बात करते हो? 18वीं शताब्दी तक भारत एक बहुत संपन्न राष्ट्र था और इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। और आज क्या कहते हैं? सोनिया की चिड़िया। आप अगर इसको दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो फिर इस चिड़िया को सोनिया जी के पिंजरे से मुक्त कर दिया। मित्रों, ये आर्थिक संपन्नता और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्या हुआ कि 1947 में हम स्वतंत्र हुए। हमने एक सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी अपनाया। वी अडॉप्टेड ए सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, ए सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। प्लानिंग कमीशन बना, योजना आयोग, आप लोग तैयारी में पढ़ते होंगे। और देश की हालत जो अंग्रेजों के समय में खराब थी वो और खराब होती चली गई। आप सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, मेरे को अपनी उम्र का कोई भी व्यक्ति यहां नजर नहीं आ रहा, पर मैं आपको फिर भी थोड़ा पीछे ले सकता हूं। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देके चुनाव लड़ा था और बैंक नेशनलाइज कर दिए, कोल माइन नेशनलाइज कर दी, होलसेल फूड ग्रेन नेशनलाइज कर दिया। और 2 साल में स्थिति कैसी हो गई? पहले भी बहुत खराब थी और खराब से खराब हो गई। सीमेंट के लिए मकान बनाना है तो 4 मंत्रियों के पास जाओ, परमिट लो, ब्लैक में की। मकान बनाने के लिए स्टील चाहिए, ब्लैक मार्केट, 4 मंत्रियों से चिट्ठी लो तब मिलेगा छोटा सा घर बनाने के लिए। दूध के लिए दिल्ली जैसे शहर में सवेरे 2 बजे से लाइनें लगती थी। दूसरे दिन अखबारों में छपता था कि फलाने दूध के डिपो के ऊपर मारपीट हो गई और दूध नहीं मिला, सिर्फ दूध के घर पे आए। वनस्पति घी, इसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। घर का एक बच्चा तो इसी काम पे लगा रहता था कि आज इस लाइन में लगो, उस लाइन में लगो। सरिता करके एक हिंदी की मैगजीन आती है, पढ़ते हैं कभी? तो जानते हैं? अरे जानते हैं तो हाँ बोलिए। एक मैगजीन आती है, उन दिनों में उसमें एक बहुत अच्छा कार्टून छपा था। और कार्टून क्या था कि पत्नी पति से कह रही है, सुनते हो मुन्ने की राशन की लाइन से चिट्ठी आई है, उसने वही एक लड़की पसंद करके उससे शादी कर ली है और बहुत जल्दी वो बहू मुन्ने और राशन को लेके घर लौटेगा। हम हंस सकते हैं। मैं खुद 5 किलो आटा लेने के लिए 4 घंटे लाइन में लगा रहा। तो जब इस तरह की अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ तो स्वाभाविक रूप में लोगों ने पूछा इन समाजवादी अर्थशास्त्रियों से,
भाई आपके हिसाब से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है और देश की हालत है, हर चीज की कमी है। टेलीफोन कनेक्शन के लिए 20-20 साल की लंबी लाइन लगती थी, वेटिंग पीरियड होता था। बच्चा पैदा होता था, लोग उसके नाम पे टेलीफोन की रिक्वेस्ट फॉर्म जमा कराते थे कि जब इसकी शादी वादी होगी, बिजनेस धंधा करेगा, तब तक शायद इसको टेलीफोन मिल जाएगा। सही बता रहा हूं मैं आपको, आपके घर में जो लोग भी 60 से ऊपर हों, जरा उन्हें पूछिएगा, वो आपको बताएंगे ये बात। तो जब इन अर्थशास्त्रियों से पूछा गया कि भाई आप के हिसाब से अर्थव्यवस्था चलती है, परंतु देश की इतनी खराब हालत है, तो उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था का मॉडल तो ठीक है, गड़बड़ यहां की संस्कृति और लोगों में है। यहां के लोग हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते हैं और हिंदू संस्कृति का अर्थ होता है पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, कर्म, धर्म, और इसलिए यहां के लोग अग्रेसिव नहीं है, काम नहीं करते, और इसलिए ये 2%, 1.5%, 2.5% का रेट ऑफ ग्रोथ है। ये राजकृष्ण करके एक लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की वजह से नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन, देयरफॉर दिस ग्रोथ, लो ग्रोथ रेट ऑफ 2%, 1.5% और 2.5% should be called as Hindu rate of growth। तब से ये शब्द चिपका और इसका कोई इतिहास से देना देना नहीं। 1991 में देश की ये हालत हो गई कि हमारे पास 15 दिन का इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। 15 दिन का वर्चुअली हैंड टू माउथ। और तभी सोवियत यूनियन का जो एक मिथ था, सोशलिस्ट इकोनॉमी का, वो बस्ट हो गया। सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ। पूरी दुनिया में यह स्थापित हो गया कि सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। भारत में भी अपने लोगों के हाथ खोले, जो परमिट कोटा राज था उसमें छीन दी गई, और जिस तरह की बातें मैं आपको बता रहा था, ब्लैक मार्केट और वो एक इतिहास बन गया। और एनडीए का राज आया, 4% से हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो 8.5% तक गया। और जब एनडीए ने सरकार छोड़ी तो चिदम्बरम जो अभी वित्त मंत्री हैं, ये वित्त मंत्री बने यूपीए सरकार के, तो इनको इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करना था संसद में एज पर मिनिस्टर। बजट से पहले आप लोगों को ज्ञान होगा, सरकार की तरफ से एक रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द लास्ट ईयर विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक सर्वे, वो प्रेजेंट किया जाता है। तो करने वाले तो थे चिदम्बरम, यूपीए के वित्त मंत्री, पर जिस वर्ष की वो बात कर रहे थे वो वर्ष एनडीए का आखिरी साल था। तो द ईयर अंडर रिव्यू was that of the NDA, and its appraisal or review was presented by Mr. Chidambaram, the UPA finance minister, to Parliament. और उसमें उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है, इन्फ्लेशन के ऊपर काबू है, इन्फ्लेशन 2 और 3% के बीच में है, फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व हैं वो सब भरे हुए हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। परंतु पिछले 10 साल में स्थिति बदल गई। आज भी हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो फिर 4 और 5% के नीचे में आ गया, 8.5-9% से नीचे आ गया। भ्रष्टाचार का मैं ज्यादा जिक्र नहीं करता, हम सब लोग घोटालों से जानते हैं। अभी पीछे कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया
मैनिफेस्टो जारी किया तो मेरे से किसी ने पूछा, टीवी वाले ने, व्हाट डू यू से अबाउट द कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड द पॉइंट्स दैट हैव बीन मेड देयर? मैंने कहा मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसका कोई महत्व नहीं। महत्व किस बात का जो नहीं लिखा है? कहते क्या? मैंने कहा 2009 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं 100 दिन में कीमतें नीचे करूंगा। क्या कीमतें नीचे हुई? तो लिखे हुए का कोई अर्थ नहीं हुआ। पर मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा था कि 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला का घोटाला। लिखा नहीं था पर किया। 2G स्कैम 1,76,000 करोड़ रुपए लिखा था कि मैनिफेस्टो में? नहीं। और क्या? कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 70,000 करोड़ रुपए का मैनिफेस्टो में लिखा था? नहीं। और किया? तो जो नहीं लिखा है और जो करना है वो इनसे पूछिए, आप पत्रकार से पूछिए। तो अगर ये सब होगा तो भारत समृद्ध नहीं होगा। और मित्रों, अपने देश में सेक्युलरवाद की बहुत बात चलती है। हम लोगों को कम्युनल कहा जाता है और लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। आज मैं जब निकल रहा था इस कार्यक्रम के लिए तो टीवी के लोगों ने कहा कि सोनिया जी कल शाही इमाम के पास वोट मांगने के लिए गई थी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा उनका असली चरित्र समझ में आता है। शाही इमाम जैसे व्यक्ति से वोट मांगना कि आप पूरे मुस्लिम समुदाय से कहो कि हमको मजहब के आधार पर वोट, पता नहीं 30 मुकदमे हैं कि 30 मुकदमे हैं। हर तरह के सांप्रदायिक दंगों में उन लोगों का हाथ रहा और देश में अपने आप को सेक्युलर कहने वाली देश की नेत्री उनके पास वोट मांगने जाती थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम होगी। दूसरा एक उन्होंने और वाक्य कहा था जो मुझे कभी भूलेगा नहीं। भारत का प्रधानमंत्री संविधान की शपथ भी है और वो सार्वजनिक रूप से कहता है मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन नेशनल रिसोर्सेस। अगर इस देश के संसाधनों पे किसी का पूरा अधिकार है, सबसे पहले अधिकार है तो इस देश के मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री जी, जिस संविधान की आपने शपथ ली है वो आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप नागरिकों में मजहब के आधार पर भेदभाव करें। संविधान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कानून और सरकार की नजर में एक है। इसके विपरीत हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के हमारे प्रत्याशी। नरेंद्र मोदी जी के पास माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग सरकार ने बनाया, केंद्रीय सरकार। वो हर प्रदेश में जाता है और वहां के मुख्यमंत्री की क्लास लेता है। बताइए आपने मुसलमानों की भलाई के लिए क्या क्या किया। और मुख्यमंत्री तरह तरह के रिपोर्ट निकालते हैं, आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। ऐसा ही माइनॉरिटी कमीशन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से मिलने के लिए गांधीनगर गया और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने कहा, मुख्यमंत्री जी हमको बताइए कि आपकी सरकार मुसलमानों के कल्याण के लिए क्या करती है। उनको तो अपेक्षा थी कि तुरंत 10-20 रिपोर्टें निकाली जाएंगी, स्टैटिस्टिक्स निकाले जाएंगे, हम लोगों को बताए जाएंगे, फिर हम काउंटर क्वेश्चन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, चेयरमैन साहब मेरी सरकार मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती। सत्य में आ गया। कहते कैन वी टेक योर रिकॉर्ड, इस तरह का जवाब। उन्होंने कहा मेरा उत्तर
पूर्ण नहीं हुआ। मेरी सरकार मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती है, मेरी सरकार हिंदुओं के कल्याण के लिए भी कुछ नहीं करती है। मेरी सरकार अगर काम करती है तो 6 करोड़ गुजरातियों के कल्याण के लिए काम करती है। आप नागरिकों को बांटेंगे, आप गरीबों को बांटेंगे। और मुझे एक राहुल गांधी जी का एक और वाक्य कभी याद आता है तो मन में बहुत पीड़ा होती है। राहुल गांधी जी ने एक जगह भाषण देते हुए कहा कि पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ माइंड, पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ माइंड। अरे जिस किसी ने गरीबी देखी हो उसने भूख भी देखी होती है, और भूख जो है वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं होती, माइंड में नहीं होती, वो भूख पेट में लगती है। और जब पेट में भूख लगती है तो आदमी सोचता नहीं है। आदमी अगर ईश्वर का भी ध्यान करता है तो उसको रोटी या चावल के रूप में ईश्वर नजर आता है। परंतु ये बात कौन कर सकता है? जो व्यक्ति जो है जिसने कभी भूख न देखी हो और जिसने कभी भूखा नहीं। मित्रों, बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर भाषण लंबा हो गया। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आप में से जो लोग बदल चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं कि स्थिति बदले और भारत समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, भारत का रुतबा हो, जब विश्व में कहीं जाएं, आप अपने आप को भारतीय बताएं तो लोग आपकी तरफ इज्जत से देखें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप जिस दिन भी आपके यहाँ मतदान का दिन है उस दिन जाएं और मतदान करें। और उसके बाद जो लोग आपके जान पहचान के परिचित मित्र हैं उनको फोन करें, SMS करें और कहें कि आप ईवीएम पे जाइए और कमल का बटन दबाइए। और ईवीएम मशीन का ईवीएम का अर्थ है एवरी वोट फॉर मोदी। ईवीएम का अर्थ है एवरी वोट फॉर। भाई ईवीएम का अर्थ पीछे वाले नहीं बता पा रहे, ईवीएम का क्या अर्थ है? नमस्कार, भारत माता की जय। यानंतर इसके बाद प्रश्न उत्तरों का सेशन है। बहुत अच्छा हिंदू मुसलमानों की बात निकली है। हम देश के युवा चाहते हैं सर कि इस देश में ऐसा दिन आए, इस देश में ऐसा दिन आए कि हिंदू ईद मनाए और मुसलमान दिवाली मनाए। हम सब एक हो, हम सब एक हो। इस देश को सेकुलर रहना ही चाहिए और इस देश का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बने और एक विकसित लोकतंत्र बने, इसके लिए हम काम करेंगे। सर, हम कुछ प्रश्न लेना चाहते हैं। इस देश की युवा चाहते हैं सर कि हम हमारे घर में सुरक्षित रहे, हम हमारे समाज में सुरक्षित रहे। हमारी बहनें, हमारी माताएं जब घर से निकलती हैं तो मन में एक डर रहता है कि मेरी मम्मी, मेरी बहन सुरक्षित घर वापस आएगी। दिल्ली में जो हादसा हुआ हमारे बहनों के साथ, इस देश में लगातार ऐसे हादसे हो रहे। हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था है, डिफेंस सेक्टर है, पुलिस यंत्रणा है, पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन ऐसी कौन सी कमियां हैं सर जिस वजह से लगता है कि हम हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं? सर, देश में आवाज आ रही है? सर, हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है।
देखिए, कानून और व्यवस्था केवल पुलिस का काम नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और समाज में जो पुलिस होती है वो भी समाज से ही आती है। अगर कोई भ्रष्ट पुलिस वाले हैं तो वो इसी समाज से गए। तो पहले तो पूरे समाज को संस्कारवान बनाना और उसमें जिसमें शिक्षा नीति की बात करना, उस शिक्षा नीति से कम लोग पहले रोजगार के लिए तैयार होते थे, अब तो रोजगार के लिए भी तैयार नहीं होते। और शिक्षा जो है वो केवल व्यक्ति को रोजगार के लिए तैयार करे वो काफी नहीं है, उसको संस्कार देकर एक अच्छा भाई, अच्छा पिता, अच्छी माँ, अच्छा नागरिक, और फिर किस प्रोफेशन में जाए उसमें अच्छे से काम करे। ये उसका अंडरलाइंग सोशल रीजन्स है, द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर संस्कार। दूसरा, हम लोग जो तुरंत कर सकते हैं, जिस व्यक्ति की भी अपराधी वाली छवि हो, किसी पार्टी से हो, उसको ना केवल वोट नहीं देना, बल्कि वो जीते नहीं, इसकी व्यवस्था करना हम लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि अगर ऐसे अपराधी पृष्ठभूमि के लोग जीत के आते हैं तो उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। और हम लोग मानते हैं कि भाई मैंने अगर वोट नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पहली बात तो ये कि ऐसे लोग जीते नहीं, उसका प्रबंध करना। दूसरा, जागरूकता फैलानी, और कहीं भी भ्रष्ट पुलिस वाले ध्यान में आते हैं तो उसके खिलाफ आंदोलन करें। और समाज में जागरूकता हो तो इन सब इस तरह की गतिविधियों में भारी कमी नहीं। सर, हमारे देश में एक राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय एकात्मिकता के लिए एक धोखा है, जिसे हम कहते हैं कि एक नक्सलवाद बढ़ रहा है। आसाम में बोडो आतंकवाद बढ़ रहा है, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में नक्सलाइज मूवमेंट बढ़ रहे हैं, और माओवाद है। और ऐसे ये जो समस्या देश में ज्यादा मायने में आगे बढ़ रही है, इससे इस देश का जो एक यूनिटी है उसके लिए एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो हम ऐसे इस चीज को या इस समस्या को इस देश से हटाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? नक्सलवादी समस्या के बारे में एक बात हम समझ लें, ये कोई सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस के खिलाफ रेवोल्यूशन नहीं है। इट इज ए मिथ, इट इज एन इनडायरेक्ट invasion by China against India, in which the foot soldiers are Indians themselves. ये चीन का भारत पे आक्रमण है, जिसमें गोली चलाने वाले और आक्रमण करने वाले भारतीय ही हैं। और ये चीन की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है, और भारत की सफलता है कि हम अभी तक समस्या की इस बात को, इस जड़ को नहीं समझते। दूसरी बात, इन क्षेत्रों में क्या नक्सलवाद है, अगर उसको समाप्त होना है तो दो काम इकट्ठे करने होंगे और पूरे देश को करने होंगे, परंतु उसमें सरकार को पहल करनी होगी। पहला काम, उन सब क्षेत्रों में जो नक्सलाइट अफेक्टेड है, वहां विकास, पहले तो नक्सलाइट को खत्म करना और उसके साथ साथ उस क्षेत्र में विकास करना। अभी तो उन क्षेत्रों में नक्सलाइट विकास ही नहीं होने देते। कोई अधिकारी स्कूल खोलने की बात करता है, गोली छोड़ा, सबसे पहले स्कूल और हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स को बम से उड़ाते हैं, सड़कों पर बम से उड़ाते हैं, जिससे कि वहां के जो लोग हैं वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जीते रहे और देश के साथ कटे रहे, इसका प्रबंध। तो पहला काम, टू एलिमिनेट द नक्सलाइट and immediately to follow it up with proper infrastructural development in that area. तो चाइना और पाकिस्तान, ये हमारी स्वतंत्रता के साथ ही एक समस्या इस तरह आगे बढ़ रही है
कैसा लग रहा है, इसका सोल्यूशन कब निकलेगा। तो इसके ऐसे कौन से रीजंस है सर कि हम एक स्ट्रांग स्टैंड उनके सामने उनके साथ नहीं ले सकते। जैसे अभी 62 का वार हुआ, उसके बाद चाइना ने हमारी बहुत सी ऐसी लैंड है जिसको ऑक्युपाई किया है। तो गवर्नमेंट में ऐसी क्या प्रॉब्लम है सर कि हम ये एक स्ट्रांग स्टैंड उनके खिलाफ नहीं ले सकते। पाकिस्तान का भी वही एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। देखिए, हम लोगों को स्वतंत्र हुए 7 ईयर होगा, 67 के आसपास होगा सर। उसमें से 6 साल वाजपेयी जी की सरकार छोड़ दें तो बाकी सारी सरकारें या तो कांग्रेस की रही या एक्स कांग्रेस की रही। सर सर और कांग्रेस ने कभी भी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को महत्वपूर्ण नहीं माना। और मैं उसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। संसद में अलग अलग विषयों पर अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी थी एंड देयर इज ए स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का कमेटी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सरकार की रक्षा के मामले में जो नीतियां हैं उसकी विवेचना करती है, जो निर्णय लिए उसको इन्वेस्टिगेट करती है और क्या करना चाहिए इसके सुझाव देती है और उसके सुझावों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये अपने आप में मैं मानता हूं कि संसद की जो भी स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। और आपको जान के आश्चर्य होगा और आप हंसेंगे भी और रोएंगे भी ये सुनकर कि अभी की स्टैंडिंग कमेटी के सरकार की तरफ से अध्यक्ष कौन? स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के अध्यक्ष महान रक्षा विशेषज्ञ गंभीर राजबब्बर। So much importance to matters related to defense. Somebody as serious and knowledgeable as Raj Babbar was made the chairman of that. आप चेहरा हंसेगा तो फिर अंदर भी कहीं ना कहीं। और अभी जो इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, चाहे नेवी को लेकर हुई या एयरफोर्स में लेकर, और आर्मी ऑफिसर्स में हमको भी 40-45 हजार ऑफिसर चाहिए इंडियन आर्मी में, उसमें 15,000 का शॉर्टफॉल है। लोग सेना में जाना नहीं चाहते, क्या हो गया? और सेना में से भगौड़े हो गए, लोग काम नहीं चाहते क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है। और मैं सोचता था कि ये सूचना गुप्त होगी, टाइम्स ऑफ इंडिया में कितने लोग पेज पे छपा। मैं तो बहुत पहले से जानता था, कुछ मैं इस विषय का ख्याल करता हूँ पर मानता था कि ये सूचना सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप, तो 12-15 दिन पहले की बात कि अगर आज युद्ध हो जाए तो भारत के पास 12-14 दिन से ज्यादा गोला बंदी, तो गोले या बम और ये सब जो है, अगर 12 दिन की लड़ाई हो जाए तो सब एग्जॉस्ट हो जाए और 13वें दिन जाते हैं। और दोनों शत्रु में पाकिस्तान भी है, चीन भी। और आपको सुन के दुख होगा, हमारे पास रहन की बड़ी संख्या है, बट 40% ऑफ देम आर नॉट ऑपरेशनल। दे आर फास्ट, दे लुक, they can count it, but for want of spare parts they cannot be repaired and they cannot be put in place. Same is the case with our fighter planes and bombers. Almost 50% of our bombers and fighter planes, they are incapable of flying and doing the job expected of them because there are no spares. हमारी गर्द बेकार पड़ी। तो अगर ये हालत रहेगी तो हमसे कौन डरेगा? तब तो हम ही लोगों से डरते हैं। इसको बदल जी सही बात पर। हाँ, यस सर, यस 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 यस।
आप लोगों से भी हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन सामने आए। तब तक 1 मिनट का हम हमारे युवाओं से एक प्रश्न है। भारत के युवा वर्ग के लिए आपकी सरकार का क्या नियोजन है, यानी कि स्वयं रोजगार या नौकरी आदि कार्यों के लिए? ये क्वेश्चन है। ये इधर और नहीं है, दोनों इकट्ठे चलते हैं। नौकरी भी और स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी और जॉब। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ऑब्वियसली मोर एंड मोर पीपल आर नीडेड फॉर जॉब। तो घर बिजनेस बढ़ता है, हर कारखाना ज्यादा काम करता है, तो हर स्तर पर ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो नौकरी करते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से आप कैन बिल्डिंग जॉब्स। सेकेंड इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। द गवर्नमेंट विल टेक वेरी स्पेशल एफर्ट एंड टू बी रियलाइज। आपको सुन के हैरानी होगी, जो लोग कंस्ट्रक्शन में हैं उनको ध्यान में आता है कि नंबर नहीं मिलता, इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, मैसन नहीं मिलता। और अभी तो पीछे जो मेरे पास दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो दिल्ली करके दिल्ली ट्रांसपोर्ट उसका दिखाई देने आए। कह रहे थे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ड्राइवर की कितनी शॉर्टेज है? 25,000-30,000 का स्टार्टिंग सैलरी ड्राइवर। पर दिल्ली में डीटीसी को प्रॉपरली क्वालिफाइड ड्राइवर उपलब्ध नहीं। देयर इज एन इमेंस शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर। और उसका कई कारण है, परंतु उसका एक बड़ा कारण जो है, जो आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए कि पहले नाई का बेटा नाई के साथ काम करके नाई की ट्रेनिंग लेके नाई बनता है। प्लम्बर का बेटा अपने पिताजी या भाई के साथ काम करके आगे प्लम्बर बनता है। इलेक्ट्रीशियन का बेटा अपने पिताजी भाई के साथ काम करके इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग बनता है। नई जनरेशन में से नाई का बेटा नाई नहीं बनना चाहता, धोबी का बेटा धोबी नहीं बनना चाहता, प्लम्बर का बेटा प्लम्बर नहीं बनना चाहता। और ये जो इनफॉर्मल ट्रेनिंग थी वो समाप्त हो गई। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कोई है नहीं, बहुत कम है। और इसलिए काम है पर लोग उपलब्ध नहीं। मैं तो मानता हूं कि जो सबसे बड़ा संकट हुआ है, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। Problem is not that of unemployment. Problem is there is an entire generation of Indians who are unemployable. Who are unemployable. उनके पास स्किल्स नहीं, काम करने का डिजायर है, but they don't have skills. So our government will make a massive effort to provide skills to those who want to work. सर ये कहना चाहते हैं कि हमने ये खुद को सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा हुनर है कि गवर्नमेंट ने हमें जॉब देनी चाहिए। तो हमारा स्किल एक्सेलेंस हमें डेवलप करना होगा। एम्प्लॉयमेंट बहुत है सर। सम अनदर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और IAS, IPS, IFS ऑफिसर कैन नॉट फुली implement their ideas, plans, knowledge in his administration? Every time he fail to implement his work, what is the reason behind it? Our government or our supreme authority do not support him. What is your opinion, sir, please? एक तो लोग काम करना चाहते हैं, उनको कोई ज्यादा देर रोक नहीं है। पहले ये बात नहीं। इतने सारे उदाहरण है अपने शासन में। एक ईमानदार अधिकारी आया और उसने परिवर्तन कर दिया। मुझे लगा कि नागपुर में भी आया चंद्रशेखर जी, तो अपने
जो व्यवस्था है उसमें जो काम करना चाहिए उसको रोकना जरा कठिन। दूसरा, आईएएस अधिकारी कोई भगवान का रूप नहीं होता कि सब सही सोचता है, वो एक व्यवस्था का अंग है। और एमएलए या एमपी अच्छे हो या बुरे हो, दे आर अकाउंटेबल एंड द पॉलिसीज हैव टू बी ड्रॉन बाय देम and IAS and IPS officers, they are free to implement it, and those who really want to do it, they are able to. Last question, sir. सर, अगर आने वाले चुनाव में बदलाव अगर होता है तो विदेश की नीतियों में क्या बदलाव होंगे सर? विदेश की नीति और घर में आपकी स्थिति दोनों ही एक ही स्थिति के रूप है। अगर आप घर पर मजबूत, देश मजबूत, तो बाहर आपका सम्मान। आप लोगों को कारगिल याद होगा, कारगिल हुआ, पाकिस्तान के लोग अपनी सीमा में आ गए, हमारी सेना ने उनसे आक्रमण किया, गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, तो नवाज शरीफ जो थे वो पहुंचे बिल क्लिंटन के पास और कहा लड़ाई रुकवाइए, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग भी मारे जा रहे हैं, लड़ाई रुकवाइए। क्योंकि भी कारगिल में हमारे लोग हैं, पाकिस्तान को लोग, तो लड़ाई रुक जाएगी तो मतलब है कारगिल हमारे पास रहेगा। वाजपेयी जी को क्लिंटन का फोन आया तो वाजपेयी जी शांति की बात करती है, नवाज शरीफ मेरे पास बैठे, आप ही आ जाएं और ये गोलियां चलाने से क्या होने वाला है, आमने सामने बात करें। इट इज ऑल मैटर ऑफ रिकॉर्ड। वाजपेयी जी ने कहा मैं भी चाहता हूं शांति हो जाए, और हमारे सेना जो है वो वही काम कर रही है। जिस दिन आखिरी पाकिस्तानी कारगिल से निकल जाएगा, यहां बिल्कुल शांति हो जाएगी, मैं आपको कहता हूं। तो मुझे वहां आके बात करने की जरूरत नहीं, मैं शांति यहीं बैठा करता इंश्योर करता। तो अगर आप में दम है तो दुनिया आपका सम्मान करे। यही कारवां 1948 में हुआ तो कश्मीर का मुद्दा भी आज तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। उस वक्त पे भी हम यूनो की तरफ नहीं जाते और एलओसी नहीं की जाती है। बहुत बड़ी बात सर ने यहाँ पे कही है। सर, एक आखिरी हमारा जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आप जिस सदन से बिलोंग करते हैं राज्यसभा, उसी से ये संबंधित मुद्दा है। सर, सिविल सर्विसेज इसका जो भी निर्धारण होता है वो राज्यसभा हाउस से ही होता है। तो स्टेट में ये प्रॉब्लम होती है सर कि जो एग्जाम्स होते हैं उसके प्रॉपर शेड्यूल नहीं होते और उसमें बहुत सारी डिले हो जाती है और सेंट्रल का भी उसी तरह से आजकल हो रहा है। तो हम चाहते हैं सर कि यदि ये बदलाव तो आना ही है सर, देश में ये स्थिति आज इतनी अच्छी बन गई है तो बदलाव आना ही है। हम चाहते हैं कि यदि ये बदलाव आता है तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट और स्टेट एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर सेंट्रल की एक इस तरह से पकड़ रहे कि जो युवाएं हैं, जो युवक है इस देश का, वो भ्रष्टाचार में न जाए। इस चीज के लिए क्या किया जा सकता है? एक तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाएं सर, सर क्या करना है, समस्या क्या है सर, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि किसी जगह पे जाएगी और उसका काम। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में निखिल जी है, विनोबा है, बहुत अच्छा काम सर इनका है और आकार का ये दायित्व है। जो ऐसे गरीब लोग हैं सर, आकार के माध्यम से एक आकार स्पर्धा परीक्षा शिशुवृत्ति अभियान लिया जाता है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके मन में सिर्फ सपने हैं मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन परिस्थितियों के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह कुछ और भी लोग हैं सर विदर्भ में काम करने वाले। एक ऐसे इंसान जिन्होंने 5 से अनाथ परिवारों को दत्तक लिया है, जिनकी पूरी
जिम्मेवारी उन्होंने उठाई है। 2000 हार्ट के ऑपरेशन का जो भी खर्चा है वो उठाया है और लगभग 2 लाख लोगों को वैद्यकीय सुविधाएं अपने तरफ से दी है। तो उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि हमारे इसमें यहाँ पे उपलब्ध है, वो है निखिल जी गडकरी। मैं सारे स्टूडेंट को अनुरोध करूंगा कि सहर्ष तालियों के साथ उनका यहाँ पे स्वागत हो और हम उनका सत्कार यहाँ पे करना चाहते हैं। ये काम आगे बढ़े और हम ये भी चाहते हैं कि आपका काम जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसे और तरक्की मिले और युवाओं के लिए भी आप ऐसा कुछ काम करें ताकि हमारे युवा भी आपकी तरफ इस दिशा से आगे बढ़ना चाहते हैं। विनती करूंगा कि निखिल जी का वो सत्कार करें और इस सत्कार के साथ हम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निखिल जी को दे रहे हैं। पार्लियामेंट का पहला सदस्य आकार फाउंडेशन के इस गरीब की इन युवाओं की जो आस्था है आकार फाउंडेशन यहाँ पे पधारे हैं। तो आकार फाउंडेशन के वतीर से हम भी आपका सत्कार करना चाहते हैं। आपसे विनती है कि आप वो सत्कार स्वीकार करें प्लीज। सोमदत्त जी। हमारे बीच में श्रीमती शिखा त्यागी जी 28 बरस से मैडम पेप्सिको कंपनी में एक डायरेक्टर के पद पर मैडम ने बहुत अच्छा गवर्नेंस और एक अच्छे एक इस तरह का संदेश और संकल्प हमारे युवतियों के सामने है कि एक ऐसा आइडियल आइकॉन हमारे बीच में है जिन्होंने एक अच्छा गवर्नेंस और एक अच्छा काम हमारे सामने रखा है। श्रीमती शिखा त्यागी जी, मैं बलबीर कुंजे जी से विनती करूंगा कि मैडम का सत्कार करें विवेकानंद जी की एक किताब और पुष्पगुच्छ देकर। आकार मिशन ऑफिसर्स फॉर इंडिया इस प्रोग्राम का समारोह और युवाओं के लिए एक आधार हम आपको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं निखिल जी गडकरी जी से विनती करूंगा कि आपके शब्दों के साथ इस प्रोग्राम का आप समारोह। मंच पर उपस्थित राज्यसभा के खासदार माननीय बलबीर जी, आरती सिंह जी, सोमदत्त जी तथा प्राध्यापक राम वाघ सर। बलबीर जी, मैं आपसे माफी मांग के मराठी में बात करना चाहूंगा, किसी नागपुर का हूँ, हिंदी से अच्छा बात नहीं कर पाऊंगा। मराठी मोठी बलबीर जींनी आपल्याला भारताची स्थिती आणि आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर या एकदम चांगल्या भाषेमध्ये सगळ्यांना समजतील आणि सोप्या शब्दात आपल्याला समजून सांगितली। वृत्तीच्या नात्याने विदर्भातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये काम करण्याचं भाग्य मला मिळालं। मित्रांनो, बाबांना भेटायला अनेक लोक घरी येतात। आपल्या सर्वांना माहिती असेल की गडकरीवाडामध्ये ज्या दिवशी बाबा नागपुरात असतात किमान 1000 ते 2000 लोक येतात। मी आपल्या सर्वांना एकच गोष्ट सांगू इच्छितो, किंबहुना आपल्या सर्वांना एक विनंती करू इच्छितो, कारण की इथे बसलेले सगळे लोक आहेत, कुठे उद्या कलेक्टर राहतील, कुठल्या मोठ्या पोस्टवरती राहतील, गव्हर्नमेंटमध्ये राहतील। आताची जी शैक्षणिक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, आपण सगळेजण अभ्यासाच्या मागे लागलो आहे। 95%, 90%, 100% मार्क मिळवण्याची स्पर्धा निर्माण झाली आहे। मला असं वाटतं की या स्पर्धेमागे आपली कुठेतरी संवेदना आपण विसरत चाललोय का?
कारण की अनेकदा घरी येणारा व्यक्ती जो आहे त्याचं फार छोटे छोटे कामं असतात. कलेक्टर ऑफिसमध्ये एका छोट्या बाबूकडे काम असतं, पण तिथला बाबू त्याशी बरोबर बोलत नाही आहे, कलेक्टर ऑफिसरमध्ये त्यांची भेट होत नाही आहे, म्हणून त्याची कामं अडलेली आहेत. त्यामुळे मी आपल्या सर्वांना एकच विनंती करू इच्छितो, आपण जेव्हा या पोस्टवरती जाल, आपण जेव्हा इथे पोहोचाल, तेव्हा मला असं वाटतं की आपण सर्व लोक ती सिस्टीम बदलण्याकरता, की जी सिस्टीमच बनली आहे सरकारमध्ये, ही बदलण्याकरता प्रयत्न करू, पण आपल्या मनातली संवेदना कुठेतरी शेवटपर्यंत जिवंत ठेवत आलेल्या प्रत्येक माणसाला आपण मदत करू शकतो का? जे सिस्टीममध्ये जे कायद्यात बसतं तीच मदत करायची आहे, पण ती संभावना त्या दिवशीपर्यंत आपल्याकडे जिवंत राहिली पाहिजे. कारण की अनेकदा असं पाहिलं असेल आपण की जेव्हा कलेक्टर बनतो किंवा माणूस मोठा होतो, हळूहळू कुठेतरी संवेदना संपत जाते आणि सर्वसामान्य माणसाला त्याचा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुठेतरी अडचण किंवा त्रास होणं चालू होतं. मी आजच्या या कार्यक्रमाच्या दृष्टीने एकच आपल्याकडनं आपल्याला विनंती करू इच्छितो आणि एक आश्वासन देऊ इच्छितो की तुम्ही जेव्हा या ठिकाणी पोहोचाल, तुम्ही जेव्हा या पदावरती पोहोचाल, तर आपली ही मनातली संवेदना आपण जिवंत ठेवाल आणि आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला योग्य ते काम मिळेल किंवा आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक माणसाची अडचण तुम्ही दूर करू शकाल, की आपल्या सगळ्यांकडनं आश्वासन घेतो. आणि आधार फाउंडेशन असं एक चांगलं कार्य करत आहे आणि मला असं वाटतं की या आपल्या क्लासेसच्या माध्यमातून, त्या सगळ्या या सिस्टीमच्या माध्यमातून आपली संवेदना सतत जिवंत राहील, याच्याकरता आपण प्रेरित करून काम करत राहू आणि विदर्भाचा विकास होईल, नागपूरचा विकास होईल, गोरगरिबांचा विकास होईल, याच्याकरता आपण प्रयत्न करू. येणाऱ्या 10 तारखेला मतदान आहे, एवढी विनंती करतो की आपण मतदान सगळ्यांनी बजवावं, योग्य त्या माणसाला निवडून द्यावं आणि माझे 2 शब्द सांगतो. धन्यवाद. या कार्यक्रमाचं सर शिष्यवृत्ती अभियानाची परीक्षा 11 मेला होणार आहे व त्या वंदे मातरम शुरू करेंगे. शुरू कर. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम. शुभ्रजोत्सना पुलकितयामिनी पुल्यकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुवासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. सर्व विद्यार्थी खालीच असतील.